चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया। नाउ पॉइंट ये आता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया जो है, इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये किस सब्जेक्ट का टॉपिक है तो आपको पता ही होगा, ये ग्रुप 2 का EBCL इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस का टॉपिक है, SEZ के नाम से। SEZ मीन्स क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया। क्या बोला मैंने? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया। तो अगर हम बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया की, तो ये वर्ड क्यों यूज किए गए? इट मीन्स अगर आप देखो तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्पेशल, दूसरा वर्ड यूज हुआ है इकोनॉमिक, तीसरा वर्ड यूज हुआ है जोन्स। एंड अगर आप जोन्स की बात करो तो यहाँ पे एक वचन नहीं बहुवचन का प्रयोग किया गया है। जोन्स वर्ड यूज हुआ ZONES इन इंडिया। नाउ कुछ ऐसे एरियाज हैं, जोन्स का मतलब होता है ऐसे एरियाज, ऐसा स्पेसिफाइड एरिया, ऐसा आइडेंटिफाइड एरिया जो स्पेशली इकोनॉमिक के लिए बना है। इट मीन्स इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बना है। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एरियाज आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं। अब वो किस तरीके से इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे ये भी समझते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ ऐसे एरिया बना दिए, आइडेंटिफाई कर दिया, ऐसा एरिया आइडेंटिफाई कर दिया जहां पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होंगी वो टोटली एक्सपोर्ट होगा। टोटली क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। सारा का सारा क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी आएगी, और अगर इंडिया में फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी तो उससे हमारी इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी। फिर दोबारा से लॉजिक समझो, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ एरिया ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिस एरिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज दी जाएगी वो सारी की सारी एक्सपोर्ट होगी। एक्सपोर्ट मतलब अदर कंट्री दी जाएगी, और जब हम कोई सामान कोई सर्विस अदर कंट्री देंगे तो उससे हमारी कंट्री को ये बेनिफिट होगा कि हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगी? फॉरेन करेंसी आएगी। गॉट द पॉइंट? ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। नाउ मैम क्वेश्चन नंबर 1, आपने अभी एक वर्ड बोला था जोन्स इन इंडिया। आपने एक वर्ड बोला था जोन्स इन इंडिया, तो मैम ये क्या एक ही एरिया है पूरे इंडिया में या कई सारे एरिया आइडेंटिफाई किए हैं? क्या एक ही एरिया है या कई सारे एरिया आइडेंटिफाई किए हैं? तो देखो ये कई सारे एरियाज हैं। अगर आप देखो तो ये है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कांडला में है, कोचीन में है, मद्रास में है, विशाखापट्टनम में है, उसी के साथ फाल्टा में है, नोएडा में है। ये कई सारे एरियाज हैं, सिर्फ एक एरिया नहीं है, कई सारे एरियाज आइडेंटिफाई किए। हमारा सबसे करीबी SEZ है नोएडा। इट मीन्स ये एक ऐसा एरिया होता है, ये एक ऐसा जोन होता है, ये एक ऐसा गोला होता है जहाँ पे किसी तरीके का कोई टैक्स आपको नहीं देना। गवर्नमेंट ने टैक्स की प्रॉपर तरीके से टैक्स और ड्यूटीज कंप्लीटली फ्री कर दिया। ये एक ऐसा गोला है जहां आप जाओगे, कुछ भी सामान बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, सर्विसेज दोगे, वो टैक्स फ्री होगा। इसमें गवर्नमेंट को आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन बदले में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको सारा का सारा सामान क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आर यू गॉट द पॉइंट? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि इट मीन्स स्पेशली ये एरियाज जो हैं वो एरियाज है जहां पे टैक्स या ड्यूटी नहीं देनी। गवर्नमेंट इतनी बड़ी राहत क्यों दे रही है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि उस एरिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो, उस एरिया में जो भी सर्विसेज हो, सारी की सारी टोटली एक्सपोर्ट हो अदर कंट्री। इट मीन्स जब एक्सपोर्ट होगी तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि वहां से फॉरेन करेंसी आएगी, और फॉरेन करेंसी आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी। द मेन पर्पज, द सोल पर्पज टू आइडेंटिफाई सच एरिया फेचिंग मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी। नाउ अब यहाँ पे जैसे जोन्स लिखा तो मैंने आपको बताया ये सिर्फ एक नहीं है, ये कई सारे हैं, जैसे फाल्टा में है, कांडला में है, मद्रास में है, विशाखापट्टनम में है, नोएडा में है, तो न्यूमरस ऑफ कई सारे डिफाइन कर रखे हैं। अब हमें जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, हमें जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करना है, वो हमें देखना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ पे जो दे रखा है वो हम पूरा का पूरा देख लेते हैं। पूरा का पूरा हम इस चैप्टर को अब डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगी। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ और पॉइंट्स मैं आपके क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली था क्या, ये एक्ट आया, अगर आप इस एक्ट की बात देखो तो ये एक्ट आया 2005 में।
नाउ इस एक्ट की ऐसे एरियाज के लिए, ऐसे जोन्स के लिए इन्हें स्पेशल एक्ट का गठन करना पड़ा। उस एरिया को प्रॉपर चलाने के लिए वहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे हम कह सकते हैं रेगुलेशंस बनाए उसको प्रॉपर आगे रेगुलेट करने के लिए। नाउ उससे पहले क्या था, एक्चुअली क्या था कि हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, FTP जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर एक्सपोर्ट के लिए नाम ही क्या है, फॉरेन ट्रेड करने की पॉलिसीज, नीति। तो उसके अंदर बड़े सारे प्रोविजंस थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर्स के लिए। लेकिन क्या था कि प्रॉपर स्पेसिफिक कोई एक्ट नहीं था, प्रॉपर स्पेसिफिक कोई क्या नहीं था, स्पेसिफिक कोई एक्ट नहीं था। हाँ, बहुत सारे सर्कुलर्स इशू होते थे, बहुत सारे नोटिफिकेशंस थे, लेकिन उससे क्या है कि जो इन्वेस्टर्स थे उनके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म बना देते हैं, और यही चीज़ ध्यान में रखते हुए जिसमें मिनिमम रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म बना देते हैं, सिस्टम बना देते हैं। तो गवर्नमेंट ने यही सोचते हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इट मीन्स जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, इस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके लिए एक एक्ट बनाया जिसका नाम था SEZ एक्ट। क्या नाम था? SEZ एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005। नाउ अब देखिए जो लिखा है मैं वो आपको बता देती हूँ। क्या लिखा है इसमें? इंट्रोडक्शन में, SEZ के इंट्रोडक्शन में क्या बताया इन्होंने कहा व्हाइल द पॉलिसी रिलेटिंग टू SEZ इज कंटेंट इन FTP, मतलब SEZ को लेके जो पॉलिसीज थी वो कहाँ पे दे रखी थी? FTP में था, इंसेंटिव को लेके, अदर फैसिलिटीज को लेके, डेवलपमेंट को लेके। तो और ये इम्प्लीमेंट जो कर रहे थे वो थ्रू सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस के थ्रू किया जा रहा था। बट उससे क्या था कि एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, इनफ कॉन्फिडेंस नहीं पहुंच पा रहा था। किसके पास इनफ कॉन्फिडेंस नहीं था? जो इन्वेस्टर्स थे। तो यही चीज़ें ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या इनैक्ट किया? एक स्पेशली एक्ट इनैक्ट किया जिसका नाम रखा गया गवर्नमेंट इनैक्टेड अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट? इस एक्ट की क्या क्या फीचर्स हैं वो थोड़ा सा हम समझते हैं कि इस एक्ट की क्या क्या फीचर्स हैं। पॉइंट नंबर 1 अगर आप देखोगे, SEZ में जब आप अपनी यूनिट सेटअप करोगे, कोई भी, अब SEZ एरिया डिफाइन कर दिया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जाएंगे, वहाँ पे जाके अपने क्या करेंगे, वहाँ पे जाके अपनी यूनिट सेटअप करेंगे। जब वहाँ पे जाके अपनी यूनिट सेटअप करेंगे तो वो यूनिट सेटअप करके आप वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करोगे, और वहाँ जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग से जो भी प्रोडक्ट आप बनाकर तैयार करोगे उसको आपको एक्सपोर्ट करना है। तो SEZ के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी यूनिट सेटअप करनी है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उसके लिए क्या एंटाइटलमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर डिफाइन की। इट मीन्स अगर कोई पर्सन उस एरिया में जाके, जो एरिया डिफाइन किया गवर्नमेंट ने, उस एरिया में जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करता है तो वो कैसे कर सकता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो इस एक्ट के अंदर दे रखी है। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल वही लिखा है जो मैंने आपको बताया, मैटर्स रिलेटिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SEZ, setting up of units therein including requirements, obligations and entitlements। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतना पॉइंट समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी बच्चों, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैटर्स रिलेटिंग टू रिक्वायरमेंट, दूसरी पॉइंट इन्होंने कहा, दूसरा फीचर इसकी हम बात कर लेते हैं। सेकंड फीचर में इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, एक बात तो हमें समझ में आई कि अगर कोई यूनिट सेटअप करना चाहता है तो उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। दूसरा पॉइंट इन्होंने यहाँ पे रखा कि अगर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स यहाँ पे एस्टेब्लिश करनी है इन IFSC इन SEZ। नाउ व्हाट डू मीन बाय ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, ये मैं बताती हूँ आपको। तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। इट मीन सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश की जाती हैं या IFSC सेंटर्स बनाए जाते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रिजाइम्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, वो हमें यहाँ पे बताई गई। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। नाउ व्हाट डू मीन बाय ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, ये इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि एक एक टर्म है तो क्लियर करते हुए चलते हैं। व्हाट डू मीन बाय ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स का मतलब है ब्रांच ऑफ बैंक,
ब्रांच ऑफ बैंक जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, SEZ में, जिसने परमिशन ले रखी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। किससे परमिशन ले रखी है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से परमिशन लेके SEZ के अंदर अपनी ब्रांच ओपन करने जा रही है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। क्या बोल रहे हैं उसे हम? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट। उसी के साथ इसमें डेफिनेशन भी है पूरी। अब एक और वर्ड यूज हुआ इसमें, IFSC। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय IFSC? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। व्हाट डू यू मीन बाय IFSC? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखे हैं जिनका काम है फाइनेंशियल सर्विसेज देना। ये ऐसे सेंटर्स हैं जो SEZ के अंदर हैं जिनका काम क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज देना है। जैसे सपोज करिए जो SEZ में मैन्युफैक्चरर है, उसे कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो उनको ये फाइनेंस की सुविधा IFSC से ले सकते हैं। वहाँ पे बैंक्स वगैरह होते हैं, उन बैंक से भी क्या ले सकते हैं? फैसिलिटी ले सकते हैं। तो इट मीन्स अगर हम इसके फीचर की बात करें तो सेकेंड फीचर में क्या कहा कि मैटर्स रिलेटिंग रिक्वायरमेंट, अगर किसी को वहाँ पे अपनी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट एस्टेब्लिश करनी है बैंक को, या फिर IFSC सेंटर एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये भी यहाँ पे बताई गई। तीसरा मुद्दा आप देखोगे कि रिजाइम्स क्या है, फिस्कल रिजाइम्स क्या है, पॉलिसीज क्या हैं SEZ के लिए। उसी के साथ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल विंडो क्लियरेंस। नाउ व्हाट डू मीन बाय सिंगल विंडो? सिंगल विंडो का मतलब होता है कि अगर आपको मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है, मल्टीपल अप्रूवल्स लेनी है तो आपको डिफरेंट जगह जाना पड़ेगा। लेकिन सिंगल विंडो का मतलब होता है कि आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं, एक ही जगह सिंगल प्लेस पे आप जाके सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकते हो, सारी अप्रूवल्स ले सकते हो। तो उसे बोलते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म एट जोन लेवल। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऑथोरिटीज जो थी वो एस्टेब्लिश की गई ताकि क्या कर सके, SEZ जो है उसे एडमिनिस्ट्रेशन मिल सके, उसको चलाया जा सके, उसको प्रॉपर रेगुलेट किया जा सके। अगर कोई वहाँ पे गड़बड़ी कर रहा है तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सके, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सके। तो एक अथॉरिटी की भी ज़रूरत थी, इसी वजह से इसमें एस्टेब्लिशमेंट होगी अथॉरिटी फॉर ईच SEZ। इट मीन्स अगर आप देखो वर्ड क्या यूज़ किया, ईच SEZ, इट मीन्स SEZ एक से ज़्यादा है, ये तो बात हम पहले ही समझ चुके थे। हमारे करीबी SEZ जो है वो नोएडा SEZ है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी डेजिग्नेशन किया इन्होंने। यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया, जैसे कि डेवलपमेंट कमिश्नर है, आगे चल के मैं बताऊंगी। बहुत सारे यहाँ पे अथॉरिटीज़ दी हैं, पावर्स दी हैं। डेवलपमेंट कमिश्नर वगैरह अगर वो कोई ऑर्डर पास कर देते हैं तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, इन कोर्ट्स में जा सकते हो, जो स्पेशली कोर्ट्स हैं SEZ के लिए ही, और उन्हीं मैटर्स को डील करती हैं ताकि हमारा काम जो है स्मूथली, हमारे जो केसेस हैं वो स्मूथली रन हो सके और जल्दी डिसीजन आ सके। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन भी किया गया किसका, स्पेशल कोर्ट्स का। स्पेशल कोर्ट्स यहाँ पे डिज़ाइन की गई, एस्टेब्लिश की गई, क्या करने के लिए, ताकि जो ट्रायल है, जो केस है वो जल्दी से जल्दी क्या हो सके, रिजॉल्व हो सके। उसके लिए इन्होंने स्पेशल कोर्ट्स को क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? ये थी हमारी कुछ SEZ की फीचर्स। एक बार फिर से मैं पूरा का पूरा कवर करा देती हूँ। SEZ पहले भी था। SEZ वैसे है क्या, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जोन है जहाँ पे क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग या जो भी सर्विसेज दी जाती है वो पूरी की पूरी एक्सपोर्ट होती है। उसी के बदले गवर्नमेंट इस एरिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको क्या किया जाएगा, उसको बहुत सारी छूट दी जाती है, एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, टैक्स की छूट दी जाती है। ड्यूटी फ्री एरिया हम बोल सकते हैं, ड्यूटी फ्री एरिया, नो नीड टू पे एनी टैक्सेशन टू द गवर्नमेंट सिंपली सेज यू आर कंप्लीटली फ्री जस्ट टू मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड टोटली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आर बेसिकली एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री। उससे क्या होता है कि हमारी फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा आती है और हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। अब मुद्दा ये उठता है कि SEZ एक्ट से पहले क्या था। SEZ एक्ट से पहले जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उनके थ्रू ही इसको रेगुलेट किया जाता है। कुछ इंसेंटिव्स, कुछ बेनिफिट्स, कुछ एंटाइटलमेंट्स इसी के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे थे सर्कुलर और नोटिफिकेशन से। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर्स थे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, उनके लिए कोई स्पेशली डिज़ाइंड एक्ट नहीं था, डिज़ाइन नॉर्म्स नहीं थे, डिज़ाइन रूल्स नहीं थे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनको प्रमोट तो हमें करना ही है, तो बेटर है हम एक स्पेशली एक्ट इस्टेब्लिश कर देते हैं जो कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस मतलब नो नीड टू go for different authorities, go for single authority and approve all the requirements.
तो यहाँ पे इन्होंने एक एसईजेड एक्ट को एस्टेब्लिश किया जिसका नाम रखा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। इसमें अलग अलग मुद्दे डिस्कस होंगे। अगर कोई एसईजेड के अंदर जाके अपनी यूनिट्स एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसे क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, अगर कोई बैंक की ब्रांच आप एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो रिक्वायरमेंट क्या पूरी करनी है, अगर कोई आईएफएससी सेंटर ओपन होना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या पूरी करनी है, फिस्कल रिजाइम्स क्या होंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्या होगा। उसी के साथ साथ अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई कि हर एक एसईजेड को प्रॉपर तरीके से चला सकें, प्रॉपर मैनर में चला सकें। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश की गई ताकि जो ट्रायल है, अगर बाहर किसी कोर्ट में ट्रायल चलेगा तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, स्पीडली ट्रायल हो सके। ये सारी चीज़ें मैंने इस एसईजेड में बताई। अब हम इनका डिटेल में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम डिटेल में बढ़ते हैं, सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप इसमें देखोगे कुछ डेफिनेशन